नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अविनाश जीएस अकेडमी। दोस्तों, आज ये हमारा घटना चक्र शॉर्ट नोट्स का सेकंड लेक्चर है, जिसमें कि हम पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट पॉलिटी यानी कि भारत की राज्य व्यवस्था, जिसमें कि हम पहला लेक्चर में फर्स्ट चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम अपने उस घटना चक्र पूर्वावलोकन के सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स और सेवेंथ लेक्चर्स को कंप्लीट करेंगे यानी कि चैप्टर्स को। ठीक है, जिसमें आज हमारे टॉपिक है संविधान सभा एवं निर्माण, समितियां, संविधान सभा के स्रोत, प्रमुख भाग, संविधान के अनुच्छेद और अनुसूचियां। वो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को हम कंप्लीट कर रहे हैं दोस्तों, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जबकि यूपीपीसीएस और आरओ एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। आइए आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इन शॉर्ट नोट्स का यही सबसे ज्यादा फायदा है कि आपको एग्जाम टाइम में बहुत कम समय में आप इसको कंप्लीट करके रिवीजन कर सकते हैं, क्योंकि बुक को कंप्लीट करने में दोस्तों बहुत ज्यादा समय लगता है। ठीक है, इसमें हम कम समय में पॉलिटी को सारे जो क्वेश्चन हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उनको हम एक बार में लगा पाएंगे। चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है दोस्तों संविधान सभा एवं संविधान निर्माण की प्रक्रिया। ठीक है, इसमें कि देखिए पहला क्या है, संविधान सभा निर्माण की प्रक्रिया में जो पहला पॉइंट है क्या है, भारत संविधान की रचना हेतु संविधान सभा की मांग करने का जो प्रथम अवसर था वो 1934 ईस्वी में स्वराज पार्टी द्वारा रांची में किया गया था। कहाँ किया गया था? 1934 में स्वराज पार्टी द्वारा रांची में किया गया था। किसके द्वारा? एम.एन. राय द्वारा। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। इसमें तीन चीजें देखिए, जो पहले तो प्रथम अवसर है 1934 में है, स्वराज पार्टी द्वारा है, रांची में किया गया है एम.एन. राय के द्वारा। ठीक है, किस चीज के लिए? भारतीय संविधान की रचना हेतु संविधान सभा की मांग। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या है, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव सर्वप्रथम क्रिप्स मिशन 1942 द्वारा किया गया था। देखिए इसमें ये है दोस्तों, 1934 में तो सिर्फ मांग करी गई थी। ठीक है, लेकिन सबसे पहला जो प्रस्ताव पारित किया था ब्रिटिश शासन में यानी कि ब्रिटिशर्स द्वारा, तो वो निर्वाचित संविधान द्वारा भारत के संविधान के निर्माण को करने का जो प्रस्ताव था सर्वप्रथम क्रिप्स मिशन द्वारा लाया गया था, जो कि क्रिप्स मिशन आया था 1942 यानी कि 1942 में। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कई बार आदमी कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि पहला जो अवसर था मांग करी गई तो 1934 में गए थे, लेकिन जो सबसे पहला प्रस्तावित था है ना, उस सर्वप्रथम मिशन के द्वारा क्रिप्स मिशन द्वारा भारत में जो भेजा गया था उसके थ्रू ये प्रस्तावित किया गया था। ठीक है, अब देखिए क्रिप्स मिशन के क्या क्या प्रस्ताव थे उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट है ना, जो आए हुए क्वेश्चन है उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैंने लिए हुए हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति पर संविधान निर्माण करने के लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाए, एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा। ये देखिए सबसे पहले प्रस्ताव प्रस्तावित किया गया था 1942 क्रिप्स मिशन के द्वारा। ठीक है, संविधान सभा में प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित सदस्य तथा भारतीय रियासतों द्वारा नामित सदस्य शामिल होंगे। कौन कौन से शामिल होंगे? जो कि संविधान सभा में जो प्रांतीय यानी कि राज्य की जो विधानसभाओं थी उसमें से निर्वाचित सदस्य, जो प्रांतीय विधानसभाओं यानी कि राज्यों की विधानसभाओं में जो कि निर्वाचित सदस्य थे वो संविधान सभा में भेजे जाएंगे, और जो भारतीय रियासतें थी उनके द्वारा नामित यानी कि नॉमिनेटेड सदस्य, ना कि निर्वाचित। ठीक है, दोनों रेफरेंस दोस्तों ये क्लियर रखिएगा माइंड में। ठीक है, जो रियासत थे उसमें क्या थे? नॉमिनेटेड यानी कि नामित सदस्य, और जो प्रांतीय संविधान विधानसभाओं द्वारा भेजे गए थे वो निर्वाचित सदस्य भेजे जाने थे। ठीक है, भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाएगा, यानी ब्रिटिश सरकार के अंदर एक स्टेट बनेगा जो कि भारत कहलाएगा, उसे डोमिनियन स्टेट का दर्जा देने की बात 1942 में की गई थी क्रिप्स मिशन के द्वारा। ठीक है, फिर यदि कोई प्रांत या नया संविधान स्वीकार नहीं करना चाहते, देखिए एक ऑप्शन में दिया गया था कि वो अपना अलग संघ और पृथक संविधान बना सकेगा, वो अपनी भावी स्थिति के बारे में ब्रिटिश सरकार के साथ अलग संधि पे हस्ताक्षर करेगा। लेकिन कोई मान लीजिए संविधान में, भारत संविधान में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता, उसके साथ नहीं जुड़ना चाहता है, तो वो ब्रिटिश के साथ अपना अलग, ठीक है, अलग तरीके से अपना संघ और क्या कहते हैं, अपनी कहते हैं भावी स्थिति के बारे में ब्रिटिश सरकार के साथ अलग संधि पर हस्ताक्षर कर जाएगा। ये दोस्तों जानबूझ के ऐसा किया गया था जिससे कि भारत में जो क्या कहते हैं और उसमें अलगाववाद हो जाए। ठीक है, जिसमें कि रियासत और जो कहते हैं निर्वाचित विधानसभा हो तो उसमें लड़ाई हो और जो भारत देश है वो कई टुकड़ों में और बदल जाए, इसलिए जानबूझ के इस तरह के प्रस्ताव को दिया गया था जिससे कि भारत का कई और के टुकड़ों में विभाजन हो और ना तोड़ने के लोगों को, मतलब एकता को तोड़ने के लिए भारत के, इसलिए इस तरीके के ये प्रस्ताव दिए गए थे। अब देखिए क्या आता है कैबिनेट मिशन 1946। देखिए दोस्तों जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है, मैंने उन्हीं को लिए हुआ है, बाकी तो आप पॉलिटी पढ़ेंगे उसमें डिटेल में दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे हम पॉलिटी में पढ़ा नहीं रहा हूँ, सिर्फ आपको जो कि
घटना चक्र में आए हुए क्वेश्चन है, सिर्फ उनके उसमें इंपॉर्टेंट सारी चीजें जो क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है ना, उसको मैंने सीरियल वाइज क्रमानुसार इसमें रखा गया है, जिससे कि आपको मेहनत ना करनी पड़े, एक साथ आपके सारे सारे घटना चक्र के क्वेश्चन एक बार में आपको तैयार हो जाए आपके शॉर्ट नोट्स के थ्रू, ठीक है, आपको ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े, कम समय में आप अच्छा रिवीजन कर सके, ठीक है। बाकी तो आप दो भी जो दोस्तों बुक को फॉलो कर रहे हो, अगर आप लक्ष्मीकांत को फॉलो कर रहे हो उसके साथ पढ़ेंगे तो भी आपकी पॉलिटी कंप्लीट हो जाएगी। अगर आप उसको नहीं भी फॉलो करना चाहते हैं, अगर आप लूसेंट जो कि ऑलरेडी बहुत अच्छी बुक है उसके साथ कवर करेंगे, उसको अच्छे से पढ़ लीजिए और इस नोट्स को अच्छे से कवर कर लीजिए, आपकी पूरी पॉलिटी तैयार हो जाएगी, ठीक है। आरओआर और यूपीपीसी जैसे एग्जाम के लिए, यूपीएससी के लिए और यूपीपीसी के लिए तो आपको लक्ष्मीकांत ही पढ़नी पड़ेगी, लेकिन आरओआर और जितने भी वनडे एग्जाम है उसके लिए आप लूसेंट के साथ इसको कवर करेंगे तो आपका पूरी पॉलिटी प्रिपेयर हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए कैबिनेट मिशन 1946 में क्या था कि संविधान निर्माण परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए प्रति 10 लाख व्यक्तियों पे एक प्रतिनिधि का निर्वाचन की व्यवस्था थी। देखिए संविधान निर्माण परिषद जब हो रहे थे परिषद में, तो कुल मिला के ये था कि जब उसमें निर्वाचन होने थे तो 10 लाख संख्या में, जब कोई संख्या होगी किसी जगह की, उस 10 लाख संख्या पे के ऊपर एक प्रतिनिधि का निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। बहुत ही सिंपल बात है, हर 10 लाख पे एक प्रतिनिधि का निर्वाचन की उसमें व्यवस्था की गई थी, ठीक है। अब देखिए आगे क्या पॉइंट है, ये मिशन 1946 में आया था। अब 1946 था तो 1946 में ही आएगा। इस मिशन में 3 सदस्य थे, जिनमें पहले थे स्टेफोर्ड क्रिप्स, या जो क्या कहते हैं इसके अध्यक्ष थे, ठीक है। और फिर पैथिक लॉरेंस थे जो कि भारत के सचिव थे, और एलवी अलेक्जेंडर थे जो कि नौसेना मंत्री थे, ठीक है। 1946 में जो ये आपका कैबिनेट मिशन आया था, ठीक है। इसके बारे में ये तीनों जो थे, इन तीनों मिलकर इसके सदस्य थे, इसलिए आपको ये तीनों के नाम पता होने चाहिए और कौन क्या है ये भी पूछ सकता है। आया हुआ है यूपीपीसी का क्वेश्चन है दोस्तों। संविधान सभा का प्रतिनिधित्व निर्वाचन के आधार पर गठन इसी मिशन के अंतर्गत किया गया था। देखिए संविधान सभा जो पहली भारत में बनी थी, है ना, उसका प्रतिनिधित्व निर्वाचन के आधार पर इसी मिशन के अंतर्गत 1946 के कहते हैं अंतर्गत ही संविधान सभा पहली बार हमारे भारत में बनी थी, ठीक है। प्रस्तावित 1942 मिशन हुआ था, लेकिन बनी कब थी? 1946 कैबिनेट मिशन के द्वारा, ठीक है। अंतरिम सरकार के कार्यपालिका परिषद के उपाध्यक्ष या सह उपाध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। जो अंतरिम सरकार बनी थी 1946 के संविधान सभा के बाद, है ना, तो वहां के जो परिषद के कार्यपालिका परिषद के जो उपाध्यक्ष थे या उपसभापति, उनका नाम था जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। प्रथम, ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। फिर प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा, जो क्या ना अंतरिम सरकार बनी थी, उसके उपाध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। उसकी घोषणा 24 अगस्त 1946 में हो गई थी, ठीक है। इसके तहत 2 सितंबर 2046 को अंतरिम सरकार की घोषणा की गई थी। बनी घोषणा कब हुई थी राष्ट्रीय सरकार की? 24 अगस्त 1946 की, लेकिन इसके तहत जो अंतरिम सरकार बनी वो 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार की घोषणा की गई थी, ठीक है। मतलब बनाई गई थी, यहाँ घोषणा नहीं होगी दोस्तों, बनाई गई होगी, डबल लिख दिया, ठीक है, बनाई गई थी, ठीक है। घोषणा हुई थी 24 अगस्त को और इसकी अंतरिम सरकार की बनाई गई थी 2 सितंबर 1946 को, ठीक है। ये बनाई घोषणा नहीं की थी, बनाई गई थी, ठीक है। तो सॉरी करेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पे अंतरिम मंत्रिमंडल जो है वो ये है, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक ये लगा दिया है टेबल, आप इसको याद कर लीजिएगा। जवाहरलाल नेहरू जो कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष और विदेशी मामलों का राष्ट्रीय मंडल के थे। वल्लभ भाई पटेल गृह सूचना और प्रसारण, वल्लभ देव सिंह रक्षा, जान मथाई उद्योग और पूर्ति, सी गोपालाचारी शिक्षा के थे, सी एच भाभा कारखाना और बंदरगाह, राजेंद्र प्रसाद खाद्य कृषि, असफ अली रेलवे, जगजीवन राम श्रम मंत्रालय के, ठीक है। लियाकत अली खान वित्त, जो कि मंत्रिमंडल में शामिल मुस्लिम लीग के सब्जेक्ट सदस्य भी थे, ठीक है। आयुध निकारा वाणिज्य, अब्दुल रफ्तार संचार, योगेंद्र नाथ मंडल विधि, बंगाल एससीएफसी, और गजानंदर अली खान यानी कि स्वास्थ्य मंत्रालय, ठीक है। अब देखिए वेवल योजना, एक वेवल योजना आई थी दोस्तों 1943 में, आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री में, मॉडर्न इंडिया में। देखिए उसकी भी कुछ क्वेश्चन आए उसके देख लेते हैं। 1943 के समय आर्किबाल्ड वेवल जो कि वायसराय बने, ठीक है। और 1945 में क्या कहते हैं फिर एक प्रस्ताव आया और सार्वजनिक भी से 1945 में किया गया, किसे? वेवल योजना को। आई 1943 में जो वेवल वायसराय थे वेवल, उन्होंने प्रस्तावित किया था, ठीक है। और सार्वजनिक 1945 में किया गया था। अब इसके अंतर्गत क्या था कि इसमें कार्यकारी परिषद में मुसलमानों के सदस्यों की संख्या हिंदुओं को बराबर करना था। इसका एक मुख्य कार्यकाल था। मुख्य कार्य क्या था वेवल योजना के अंतर्गत? कि मुसलमानों के सदस्यों की संख्या हिंदुओं के संख्या के बराबर करना था। दोनों की, हिंदू मुस्लिम के जितने भी वो सदस्य थे उनमें बराबर संख्याएं होनी चाहिए थी। और इस योजना का उद्देश्य राजनीतिक गतिरोध को दूर करना था। जो राजनीतिक गतिरोध था उनको दूर करना था, जिससे भारत में पूर्ण स्वशासन की दिशा में आगे बढ़े
और संवैधानिक गतिरोध दूर हो, ना कि हिंदू मुस्लिम एकता को मजबूत करना। क्योंकि इसके पीछे रीजन क्या था, ऐसा वो दिखाते थे कि हिंदू मुस्लिम एकता को हम बढ़ाना चाह रहे, गतिरोध को दूर करना, लेकिन एक्चुअली मेन उनका क्या था, ना कि हिंदू मुस्लिम एकता को एक करना नहीं था। क्योंकि लोग ऐसा वो प्रेटेंड करते थे कि हम हिंदू और मुस्लिम की एकता को मजबूत करना चाह रहे, एक करना चाह रहे, लेकिन उनका मेन उद्देश्य था हम हिंदू मुस्लिम एकता जो एकता थी उसको तोड़ना, उनके बीच में खाई को बढ़ाना। ठीक है, इसलिए इस तरीके की चीजों को लाके लगते हैं जिससे कि आपस में दोनों की लड़ाई हो और उनके बीच गतिरोध कहते दूर करने की जगह और बढ़ता जाए, लेकिन दिखावा इस तरह करते थे जैसे कि गतिरोध क्या कहते हैं वो एक साथ दूर करना चाह रहे हैं। ठीक है दोस्तों, आइए अब संविधान सभा से संबंधित दोस्तों कुछ फैक्ट्स है, उनको हम याद करेंगे, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वनडे एग्जाम हो चाहे आरओ पीसीएस डायरेक्ट आते हैं कुछ क्वेश्चन। आइए देखते हैं क्या क्या है। इस गठन के लिए राज्यों की विधानसभाओं का उपयोग निर्वाचक मंडल के रूप में किया गया। देखिए किसके गठन के लिए, संविधान सभा के लिए। ठीक है, संविधान सभा के लिए गठन के लिए राज्यों की विधानसभाओं का उपयोग निर्वाचक मंडल के रूप में किया गया। जो राज्य की विधानसभाओं से वहां से जो निर्वाचित सदस्य भेजे गए वही उस संविधान सभा के सदस्य बने। ठीक है, समझिएगा इसका मतलब क्या हुआ, ये अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम था, यानी कि डायरेक्ट उनको हम साधारण जनता ने नहीं चुना, पहले वो विधानसभा में गए, फिर विधानसभा के लोगों से निर्वाचित होकर मतलब वो हाँ संविधान सभा के जो सदस्य उनसे निर्वाचित होकर संविधान सभा में भेजे गए। ठीक है, विधानसभा से निर्वाचित हो गए, इसलिए ये अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम हुआ। ठीक, दूसरा पॉइंट आपको, मुझे उम्मीद है आपको क्लियर हो रही होंगी चीजें, मैं जितने डिटेल में समझा रहा हूँ। फिर इसका निर्वाचन व्यस्क मताधिकार पे आधारित नहीं था, सभी हाँ देखिए इसका जो निर्वाचन था व्यस्क मताधिकार पे आधारित है, यानी कि जितने भी 18 साल से ऊपर लोग थे वो सारे वो लोग उस पर क्या कहते हैं मत अपना नहीं दे सकते थे। उसमें कुछ स्पेशल कंडीशन रखी गई थी, यानी कुछ लोगों का विशेष कुछ संपत्ति थी उसके अकॉर्डिंग, है ना, कुछ चीजों पे उनके पास कुछ टैक्स देते थे उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, कुछ वहां पे अलग अलग क्या कहते हैं कुछ वो लोग एक्स्ट्रा कर देते थे, है ना, टैक्स देते थे, सिर्फ उन्हीं लोगों को ये उस समय अधिकार प्राप्त था, इसलिए इसका निर्वाचन वैश्य मताधिकार के उस पर नहीं किया गया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, याद रखिएगा, वैश्य मताधिकार का नहीं दिया गया था। ठीक है, और सभा एक बहुदलीय निकाय थी, जो संविधान सभा थी एक, उसमें कई दल थे। ठीक है, कोई एक दल उसमें नहीं थी, उसमें कांग्रेस, है ना, मुस्लिम लीग और भी अदर जो लोकल क्या कहते थे और इंडिया लेवल पे जो कहते हैं थी बहुदल थे, वो सब इसमें पार्टिसिपेट करा था उन्होंने। ठीक है, संविधान सभा में पार्टिसिपेट आने के लिए। ठीक है, फिर क्या है, कार्यों का संचालन अनेक गठित समितियों के माध्यम से हुआ था। तो ऑब्वियस सी बात है, जितने भी कार्य हो रहे थे संविधान सभा के वहां पे कुछ गठित करी गई समितियां, उनके माध्यम से उनका कार्य संचालन हो रहा था संविधान सभा के अंदर। ठीक है, चुनाव प्रक्रिया 1935 अधिनियम पे आधारित थी, जो कि 6 अनुसूची में विद्यमान थी। तो जो चुनाव प्रक्रिया हुई थी, है ना, चुनाव प्रक्रिया मैंने आपको पिछले लेक्चर में पढ़ाया था, जो 90 क्या कहते हैं आपके 35 के अधिनियम पे आधारित थी। ठीक है, उसमें आप वो कहते हैं, इसलिए वो 1946 से आखिरी क्या कहते हैं चुनाव था जो 1935 के नियम के अकॉर्डिंग हुआ था। ठीक है, और वो था किसमें, वो 1935 जो अधिनियम था उसके 6th अनुसूची में विद्यमान था। दोस्तों याद रखिएगा, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। ये देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि कर, संपत्ति और शिक्षा पे मताधिकार प्रदान किया था। ये मुख्य रीजन थे जिसके ऊपर लोगों को व्यस्क मताधिकार नहीं दिया गया था, बल्कि कर, संपत्ति और शिक्षा पर मताधिकार प्रदान किया गया। दोस्तों 3 रीजन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, आइए देखते हैं आगे क्या है। संविधान का प्रारूप तैयार करने वाले सदस्य विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं से चुने गए थे। जैसे मैंने पहले बताया कि विभिन्न राज्यों के विधानसभाओं से चुने हुए जो आए थे प्रतिनिधि, वही संविधान का प्रारूप उन्होंने मिलकर तैयार किया था, जो कि संविधान सभा में के सदस्य थे। ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक यानी कि उद्घाटन भी हुआ था। उस अधिवेशन की अध्यक्षता यानी कि अस्थायी जो थे वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी, जो कि अस्थायी अध्यक्ष थे। तो जो प्रथम क्या कहते हैं अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि अस्थायी थे। 9 दिसंबर 1946 को की गई थी, संविधान सभा की प्रथम बैठक थी, यानी कि उद्घाटन अधिवेशन था। ठीक है, याद रखिएगा, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है। और 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की स्थापना की गई थी, यानी कि पहली बैठक हुई थी वही मतलब संविधान सभा की स्थापना मान लीजिए, यानी कि उद्घाटन हुआ था। ठीक है, दोनों पॉइंट सेम ही है, इसको लेके मैंने अलग अलग शब्दों में लिख दिया, ये अलग तरीके से पूछते हैं। आइए देखते हैं उसके और महत्वपूर्ण क्रम क्या है। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध स्थायी अध्यक्ष रूप में निर्वाचित किया। देखिए सबसे पहले क्या सच्चिदानंद सिन्हा थे, लेकिन वो क्या कहते हैं मतलब अस्थायी थे। देखिए मैंने बताया था सचिदानंद सिन्हा जो थे उसके अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, वो अस्थायी थे,
लेकिन 9 दिसंबर को चुने गए थे, लेकिन 11 दिसंबर को क्या हुआ दोस्तों, फिर क्या कहते हैं, संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध, मतलब कोई विरोध में नहीं खड़ा हुआ, ऐसे ही अकेले ही चुन लिया गया, अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित कर लिया गया। वह स्वतंत्र भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर प्रसाद ही रहे और स्वतंत्रता के बाद भी संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ही थे। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, पहले भी वही थे और स्वतंत्रता के बाद भी संविधान सभा के जो अध्यक्ष रहे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही जी रहे। ठीक है, प्रथम अस्थायी उपसभापति उपाध्यक्ष फ्रैंक एंथनी, जो कि 9 दिसंबर 1946 को मनोनीत अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद द्वारा चुने गए थे। ठीक है, देखिए, प्रथम अस्थायी उपसभापति ठीक है, यानी कि उपाध्यक्ष कौन थे, फ्रैंक एंथनी, 9 दिसंबर 1946 को मनोनीत अस्थायी सच्चिदानंद द्वारा चुने गए थे। ठीक है, किसके द्वारा मनोनीत किए गए, याद रखिए कौन, उपाध्यक्ष फ्रैंक एंथनी, किसके द्वारा, सच्चिदानंद जी के द्वारा। ठीक है, और वहीं 11 दिसंबर को एच.सी. मुखर्जी को निर्वाचन द्वारा, वो पहले चुने गए थे, जो अस्थायी थे वो मनोनीत द्वारा, और जो 11 दिसंबर को एच.सी. मुखर्जी चुने को निर्वाचन के द्वारा, स्थायी वो थे अस्थायी। ठीक है, प्रथम अस्थायी, ठीक है, और ये थे स्थायी उपसभापति को चुना गया जो थे एच.सी. मुखर्जी। दोस्तों इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, जो कि अस्थायी थे वो थे आपके फ्रैंक एंथनी जो मनोनीत किए गए थे, और जो स्थायी थे एच.सी. मुखर्जी निर्वाचन के द्वारा आए थे, उपसभापति चुने गए। ठीक है, दोनों में यही डिफरेंस है, मनोनीत थे और ये निर्वाचित थे। यानी कि दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आए हुए क्वेश्चन है ये। फिर 13 दिसंबर 1946 को भारत के संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन की 5वीं बैठक में जवाहरलाल नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव को रखा था, जो कि बाद में भारत के संविधान की प्रस्तावना का रूप लिया। कब किया गया था, 13 दिसंबर, दोस्तों इंपॉर्टेंट डेट है, याद रखिएगा, 13 दिसंबर 1946 को भारत की संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन की 5वीं बैठक यानी कि 5th बैठक हुई थी, जो उसमें जवाहरलाल नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव को रखा था, जो कि भारत के संविधान की प्रस्तावना का रूप लिया। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर 22 जनवरी 1947 को जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया। उन्होंने पेश कब किया था, 13 दिसंबर को, और उसको कहते हैं पारित कब कर दिया, 22 जनवरी 1947 द्वारा। दोस्तों दोनों ही डेट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, फिर देखिए आगे क्या है कि भारतीय संविधान के निर्माण हेतु संविधान सभा को 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे थे। प्लस भारतीय संविधान के हेतु जो निर्माण में पूरा समय लगा था, टोटल स्टार्ट से लेकर आखिरी तक 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। ठीक है, और कुल जो अधिवेशन हुए थे उनकी संख्या 11 थी। दोनों इंपॉर्टेंट, कई जगह पे बार 12 लिख देते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं, 11 ही है। मैंने इसको सर्च करके काफी क्लियर करके तब यहाँ लिख रहा हूँ। ठीक है, और टोटल जो बैठकें हुई थी 165 हुई थी। ठीक है, याद रखिए, वो तो टोटल समय जिसमें कि बीच में कई बार हुई, बीच में बैठक नहीं हुई, टोटल मिला के 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे, लेकिन कुछ अधिवेशन 11 और जो दिन थे 165 बैठकें इसमें लगी। ये देखते हैं फिर क्या है, 11वें अधिवेशन के अंतिम दिन 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत यानी कि अपनाया गया। कुल मिलाकर 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान को अपनाया गया, जो कि संविधान अधिवेशन का अंतिम दिन भी था। और संविधान की अंतिम जो बैठक हुई वो 24 जनवरी 1950 को हुई थी। देखिए दोनों में डिफरेंस याद रखिएगा, संविधान सभा की जो अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 की हुई थी। फिर संविधान निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार बेनेगल नरसिंह राव यानी कि बी.एन. राव को नियुक्त किया गया। संवैधानिक सलाहकार किसको नियुक्त किया था, बी.एन. राव जी को। ठीक है, और इन्होंने ही भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया, जिसमें कि 243 आर्टिकल और 13 अनुसूचियां थी। याद रखिएगा दोस्तों, जो अगर बी.एन. राय द्वारा जो संविधान का प्रारूप तैयार किया गया था, उसका प्रारूप प्रथम प्रारूप है, उसमें कि 243 आर्टिकल और 13 अनुसूचियां थी। ओके, अब देखिए क्या क्या है, संविधान निर्माण के चरण और अन्य तथ्य क्या क्या है। भारतीय संविधान निर्माण में कुल 3 वाचनाएं हुई यानी कि रीडिंग्स हुई, जो कि प्रथम है 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1949 तक। ठीक है, सबसे छोटा। फिर प्रथम द्वितीय जो 25 नवंबर से 17 अक्टूबर 1949 तक, जो कि सबसे लंबा चरण। दोस्तों याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पूछ लेता है कौन सा सबसे बड़ा है, कौन सबसे छोटा है। और जो तृतीय वाचन था 14 नवंबर से 26 नवंबर 1949 तक हुआ था। ठीक है, फिर क्या है, भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया। आप सभी लोग जानते हैं, जिस दिन हम 26 जनवरी बनाते हैं, क्योंकि कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन में, और क्यों क्यों बनाया था ये भी देखिए, कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन में 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने का संकल्प लिया था, जिसका फैसला लाहौर अधिवेशन के दिसंबर 1929 को पूर्ण स्वराज के रूप में लिया गया था। इस तारीख को चुना गया था कब, 1929 के लाहौर अधिवेशन में, कि हम इस 26 जनवरी 1950 से अपना स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, इसका संकल्प लिया गया था। इसीलिए इस दिन को हम लोग ने 26 जनवरी 1950 के रूप में यानी कि गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। अब देखते क्या है, 26 नवंबर को भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन क्या है, 26 नवंबर संविधान को अंगीकृत किया गया था। ठीक है, इसलिए इसे संविधान दिवस मनाया जाता है।
अब क्या है, बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन पहले अविभाजित, यानी कि जब भारत विभाजित नहीं हुआ था, ठीक है, भारत के बंगाल प्रांत के पूर्वी भाग से हुआ था, बंगाल का पूर्वी भाग जो कि बाद में पाकिस्तान के में चला गया है ना, जब बंटवारा हो गया था। फिर उनका दोबारा जो निर्वाचन हुआ वो मुंबई प्रेसिडेंसी के पूना संसदीय क्षेत्र से हुआ था। दोस्तों याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। पहले क्या हुआ था, वो भारत के बंगाल के पूर्वी भाग से हुआ था, बाद में बम्बई प्रेसिडेंसी के पूना संसदीय से हुआ था। ये क्या होता है, बी आर अम्बेडकर का निर्वाचन संविधान सभा में, ठीक है। फिर क्या है, बी आर अम्बेडकर जी के संविधान का मुख्य वास्तुकार तथा भारत के संविधान का जनक के रूप में माना जाता है। सभी जानते हैं, लेकिन ठीक है, याद रखिएगा, है ना। बी आर अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मऊ एमपी में तथा मृत्यु 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में हुई थी। दोस्तों आ सकता है ये सब ना, वन डे में बहुत आसान से ये क्वेश्चन आ जाते हैं। तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श की परिणति, यानी कि जो रिजल्ट था वो 1935 के अधिनियम पारित होने के रूप में हुआ। यानी कि तृतीय गोलमेज के समय में जो भी वहां बातचीत हुई, जो भी इसका निर्णय हुआ, उसका परिणाम ये निकला कि 1935 के अधिनियम को पारित किया गया। ठीक है, ये किसका रिजल्ट था, 1935 अधिनियम, तृतीय गोलमेज सम्मेलन का परिणाम था। ठीक है, फिर क्या है, भारत के संविधान में विभिन्न देशों के संविधान से तथ्य एवं विचार ग्रहण किए गए, अतः इस ऋणी गृहीत संविधान भी कहा जाता है। ऋणी नहीं होना चाहिए, यहाँ पे गलत मैंने शायद टाइप कर दिया है, ये एक ऋणी नहीं, इसे सिर्फ ग्रहित संविधान कहा जाता है, याद रखिएगा। इसको ऋणी नहीं कहना चाहिए, ठीक है ना, ग्रहित संविधान कहा जाता है, क्योंकि कई जगहों से लिया गया है, इसके तथ्य और विचारों कई क्या कहते हैं, विभिन्न देशों के संविधान से ग्रहण किया गया, इसलिए इसे ग्रहित संविधान भी कहा जाता है। दोस्तों करेक्शन कर लीजिएगा, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। इस जगह पर ऋणी नहीं है, एक ग्रहित संविधान कहा जाता है। दोस्तों कभी कभी टाइपिंग में होता है, टाइपिंग करने में लिख हो जाते हैं, वो ऑटो अपडेट लेके गलत टाइप हो जाता है, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा माफ करिएगा, मेरी क्या कहते हैं टाइपिंग के लिए हो जाती है कभी गलतियां। दोस्तों संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की मांग मौलाना अब्दुल कलाम आजाद द्वारा की गई थी। संविधान सभा में जब चल रहा था कहते हैं, तो उस समय उन्होंने मताधिकार को लेके वयस्क मताधिकार यानी 18 वर्ष वाले, जो उसमें नियम लिया जा रहा था कि 18 वर्ष के सभी लोग अब अपना मत दे सकेंगे, यानी कि वोटिंग कर सकेंगे, लेकिन उसको अभी अगले 15 वर्ष तक के लिए स्थगित करने की मांग मौलाना अब्दुल कलाम ने जीती थी। उनका मेन मकसद ये था कि अभी हम लोग इतने परिपक्व नहीं थे, क्योंकि हम लोग नया देश आजाद हुआ था, लोग इतने परिपक्व नहीं, चीजों को समझते नहीं थे, पॉलिटिक्स को समझते नहीं थे, वो चाहते थे इसलिए अभी 15 वर्ष के लिए स्थगित कर जाए। कुछ इंपॉर्टेंट लोगों को, मतलब इंपॉर्टेंट क्या मतलब भाई, जिनके पास क्या कहते हैं थोड़ा सा अच्छी शिक्षा हो, एजुकेटेड हो, उनके कर हो, चीजों को समझते हो, है ना, पॉलिटिक्स हो, तो वो ही लोग ही सिर्फ मताधिकार का उनको हक अभी दिया जाए, फिर अगले 15 वर्ष बाद सभी 18 प्लस जो लोग हैं उनको दिया जाए। ठीक है, तो दोस्तों का रीजन था, लेकिन ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन, ठीक है, वैलिड था नहीं था ये दूसरी बात है, लेकिन क्वेश्चन है तो इन्होंने बात उठाई थी, तो ये इंपॉर्टेंट है कि मौलाना अब्दुल कलाम द्वारा इस बात को स्थगित करने की मांग उठाई गई थी। फिर क्या है, भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण तथ्य, अब ये भी वही चल रहा है, ठीक है। स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में जो भंग करने का सुझाव दिया गया था, वो महात्मा गांधी जी द्वारा दिया गया था। उन्होंने कहा था जब देश आजाद हो गया तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को भंग कर दिया, यानी कि उस पार्टी को खत्म कर दिया जाए, आईएनसी को, इंडियन नेशनल कांग्रेस को, ठीक है। फिर क्या है, संविधान सभा एक मशीन की तरह बेजान चीज है, इसमें वे लोग जीवन फूकते हैं जो इसका नियंत्रण करते हैं। ये वक्तव्य डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी द्वारा 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत करते समय दिया गया। दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा था कि 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान को अंगीकृत करने के समय ये बोला था कि संविधान एक मशीन की तरह बेजान चीज है, इसमें वे लोग ही जीवन फूकते हैं जो इसको नियंत्रण करते हैं। बहुत ही अच्छा पॉइंट है, आप इसको समझेंगे दोस्तों, जो पॉलिटिक्स बहुत अच्छे समझते हैं उस चीज को बहुत अच्छी तरह समझेंगे कि जैसे ऑब्वियस सी बात है, कोई एक कार है, ठीक है ना, कार कितनी अच्छी क्यों ना, कितनी अच्छी उसमें स्पीड क्यों ना हो, कितने अच्छे उसमें फंक्शन क्यों ना हो, कितना अच्छा एसी क्यों ना हो, सारी चीजें कितनी अच्छी हो, कितनी सुंदर क्यों ना लगती हो, लेकिन अगर अंदर बैठे आने वाला उसका ड्राइवर अच्छा ना हो, है ना, वो बहुत रफ ड्राइविंग करे, बहुत तेज चलाए, बहुत गंदा चलाए, टेढ़ा मेढ़ा चलाए, उल्टे सीधे लाइट्स ऑन करे, तेज तेज म्यूजिक बजाए, तो वो कार चलाने फिर वो अच्छा नहीं माना जाएगा, ठीक है ना। इसलिए यही वो कहना चाह रहे हैं कि जो इस मशीन की तरह वो बेजान चीज है, इसमें लोग जीवन फूकते हैं जो इसको नियंत्रित करते हैं, यानी कि जो गवर्नमेंट इसको चलाती है, ठीक है ना, वही इस संविधान को अच्छी तरह से चला सकती है। समझे, उनका कहने का मतलब ये है। आइए देखते हैं आगे क्या है। संविधान में अल्पसंख्यकों के हितों और भावनाओं को महत्व को कम करके आंका गया, ये वक्तव्य बोला था आइवर जेनिंग्स ने। अब इन्होंने क्यों बोला था, क्या था उस समय का, उसके पीछे का रीजन दोस्तों नहीं पता है मुझे, ना ही कहीं मेंशन था, लेकिन उन्होंने ऐसा बोला तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आइवा क्वेश्चन, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको मेंशन कर दिया है, ठीक है। ये वक्तव्य आइवर जेनिंग्स द्वारा दिया गया था, जिसमें अल्पसंख्यकों के हितों और भावनाओं को महत्व को कम करके आंका गया है। इसके पीछे का पॉइंट ऑफ व्यू आप मत देखिए।
फिर क्या है, संविधान सभा कांग्रेस थी तथा कांग्रेस भारत था, ये पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त इतिहासकार ग्रेमिल ऑस्टिन ने कहा था। ठीक है, क्योंकि उसमें क्या कहते हैं दोस्तों, भारतीय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का काफी एकाधिकार था, काफी चीजों पर उन्होंने वो काम करते थे और देश हित के लिए उन्होंने काम भी किया था। ठीक है ना, आजादी के समय काफी लड़ाइयां लड़ी, इसलिए लोग उन्होंने द्वारा किया गया था कि संविधान सभा यानी कि कांग्रेस है, क्योंकि संविधान सभा सबसे ज्यादा सदस्य कांग्रेस के थे और कांग्रेस ही भारत है। ये पद्मश्री पुरस्कार इतिहासकार कैनिवल ऑस्टिन का कहना था। ठीक है, फिर क्या है, भारतीय संविधान में कुल 15 महिला सदस्य थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों, याद रखिएगा। उनके नाम भी पूछ सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट इतना नहीं है, लेकिन फिर भी आपको भारतीय संविधान में कुल महिलाएं 15 थी, उनको आपको याद रखना पड़ेगा। अब संविधान सभा की प्रमुख समितियां, अब देखिए देखते हैं क्या क्या समितियां हैं जो कि बनाई गई थी। ठीक है, संविधान सभा की सबसे पहले इंपॉर्टेंट है प्रारूप समिति, एकमात्र कांग्रेसी सदस्य के एम मुंशी थे, है ना। तो प्रारूप समिति के एकमात्र जो कांग्रेसी सदस्य थे वो थे के एम मुंशी। आया क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। फिर मूल अधिकार की समिति सरदार पटेल जी थे। संचालन यानी स्टीयरिंग समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। संघ समिति के जवाहरलाल नेहरू जी और प्रारूप ड्राफ्टिंग की समिति थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी। ठीक है दोस्तों, इसमें मोस्टली क्या आपका कहते हैं स्टीयरिंग का, संघ का, प्रारूप का पूछते से मैंने ये लिख दिया, लेकिन आप पढ़िएगा सारे। ठीक है ना, क्योंकि बुक में सारी चीजें दी है। चाहे आप लूसेंट पढ़ रहे हो, मैंने फिर से आपको एक बार रिमाइंड कर दे रहा हूँ, चाहे आप एम लक्ष्मीकांत पढ़े या लूसेंट पढ़े, ये चीजें आराम से आपको दी गई है। अगर आप बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी या यूपीपीसी जैसे, तो आपको एम लक्ष्मीकांत पढ़ना ही पड़ेगा, उसके बाद आप इस नोट्स को पढ़ें। ठीक है, और अगर आप आर और अदर एग्जाम, वन एग्जाम की तैयारी करें, लेखपाल, लोअर पीसेस की, तो आप लूसेंट के साथ इस नोट्स को पढ़िए, आपका पूरा सब्जेक्ट प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक है, अब आइए देखते क्या है प्रारूप समिति। इसके बारे में क्या है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष बी आर अम्बेडकर जी थे। इनके अलावा मतलब एक बी आर अम्बेडकर जी, उनके अलावा 6 अन्य सदस्य, यानी कि टोटल 7 लोग थे, मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, इनका गठन 19 अगस्त 1947 को हुआ था, किसका, प्रारूप समिति का, यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी का। ठीक है, और इसमें यहाँ कुल मिलाकर 7 सदस्य अम्बेडकर जी को लेकर, अम्बेडकर जी इसके अध्यक्ष थे और अन्य 6 सदस्य थे। ठीक है, और फिर क्या था कि इसमें बीएल मित्र के स्थान पर एन माधव जी लिए गए थे और डीपी खेतान जी की जगह उनकी मृत्यु 1948 होने के बाद टीटी कृष्णमाचारी शामिल हुए थे। ये दोस्तों आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब क्या देखिए समिति उनकी अध्यक्षता कौन कौन से है, देखिए मैंने यहाँ चार्ट लगा दिया, उसको पढ़िएगा। संघीय संविधान सभा के जवाहरलाल नेहरू, प्रक्रिया विशेषज्ञ नियमों के संबंधी राजेंद्र प्रसाद जी, संचालन स्टीयरिंग के राजेंद्र प्रसाद, प्रारूप समिति के भीमराव अम्बेडकर, जैसे कि मैंने आपको बताया। मौलिक अल्पसंख्यकों के सरदार वल्लभ भाई पटेल, मूल अधिकार मंत्री जेपी कृपलानी, अल्पसंख्यक के के मुखर्जी, पूर्वोत्तर सीमांतर जनजाति की गोपाल बरदलोई जी, है ना। और देखिए यहाँ पे एक दोस्तों इंपॉर्टेंट है कि कार्य संचालन, एक स्टीयरिंग की डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, लेकिन कार्य संचालन की जो ऑर्डर ऑफ बिजनेस थे के एम मुंशी जी थे। दोनों में डिफरेंस है दोस्तों, याद रखिए, आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, जो स्टीयरिंग के थे ये देखिए आगे ऊपर मैंने दिया हुआ है ऊपर देखिए मैंने दिया, जो संचालन समिति स्टीयरिंग समिति तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, और यहाँ पर जो इसके हैं कार्य संचालन के उसके थे के एम मुंशी थी। सदन के पीडी सिद्धरामैया, राष्ट्रीय ध्वज के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आया हुआ क्वेश्चन है। संविधान सभा के कारण जीवी मालवंकर जी, राज्यों स्टेट के संबंधी जवाहरलाल नेहरू, है ना। वित्त स्टाफ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रपत्र पत्र क्रेडेंशियल संबंधी समिति लीलाधि कृष्ण स्वामी अय्यर जी। ठीक है, ये समितियां हैं, इनके अध्यक्ष है दोस्तों, याद करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है। अब संविधान के स्रोत, संविधान सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कहाँ कहाँ से संविधान के पार्ट्सों को लिया गया है। ठीक है, आइए देखते हैं इसमें क्या क्या है। देखिए सबसे पहले उद्देश्य का प्रियम्बल लिया गया यूएसए से। सर्वोच्चता, देखिए भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संविधान ही सबसे सर्वोच्च है। ठीक है, ये देखिए याद रखिएगा। और उद्देश्य का कहाँ से ली गई, यूएसए से ली गई है। परिसंघ उच्चतम न्यायालय, भारत और अमेरिका में समान व्यवस्था है, क्योंकि संविधान के निर्वाचन व्याख्या तो यानी कि संविधान के निर्वाचन ही निर्वचन होगा, यानी कि व्याख्या, तो जैसे कोई बात अगर आती है, जैसे किसी के बीच में कोई बात होती है, जो संविधान का मेन जो है हेड है, जो उसकी व्याख्या करता है नियमों की, वो कौन करता है, परिसंघीय उच्चतम न्यायालय, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, फिर राज्यों का संघ संकल्पना ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका यानी कनाडा से लिया गया है। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। केंद्र की अवशिष्ट शक्तियां कनाडा में, संविधान से। विधि का शासन इंग्लैंड, दोस्तों ये इंपॉर्टेंट, मैंने वो देखा है जो क्वेश्चन आए हुए हैं, लेकिन आप पढ़ेंगे सारे। ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी को पढ़ के जाएंगे, ये क्योंकि सिर्फ आए हुए क्वेश्चन है इसलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप बुक से पढ़ के ही जाएंगे सारी चीजें। ठीक है, विधि द्वारा स्थापित ये प्रक्रिया जापान से। विस्तृत उभयनिष्ठ सूची ऑस्ट्रेलिया से। राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना कनाडा, राष्ट्रपति के विचार द्वारा। ठीक है, कनाडा से। फिर क्या था, देखिए इंपॉर्टेंट है, विश्व का सबसे लंबा संविधान भारत का संविधान है। जो लिखित संविधान का प्रारंभ हुआ, ठीक है, देखिए सबसे लंबा भारत का है, लेकिन लिखित संविधान की जो प्रक्रिया स्टार्ट हुई, मतलब रिटर्न में लिखने की, वो सबसे पहले कहाँ हुई थी, अमेरिका से।
ठीक है। फिर विशेष नोट, इसमें मात्र आर्टिकल 7 है, केवल 7 आर्टिकल है किसमें, यूएसए के संविधान में। याद रखिए दोस्तों, पूछ लेता है। फिर संविधान के प्रमुख, भारतीय संविधान के प्रमुख भाग, पार्ट्स कौन कौन से, पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए विभाजन क्रमांक के अनुसार तो इसमें टोटल 22 भाग है, लेकिन जब गणना की दृष्टि से देखते हैं वर्तमान में 1 बाय 1, क्योंकि बीच में किसी किसी ए बी सी भी है ना कुछ पार्ट्स के, तो उस तरीके से अगर क्रमांक से देखेंगे तो 22 भाग है, लेकिन गणना की दृष्टि से 25 भाग है। दोनों दोस्तों, दोनों याद रखिएगा, ठीक है। किसी भी तरह क्वेश्चन पुट कर सकते हैं एग्जामिनर। संवैधानिक पद, देखिए भारत का महान्यायवादी भाग 5 में है ना, ये कुछ चीजें जो डायरेक्ट क्वेश्चन आई हुई है उनको मैंने और ले लिया है। राजभाषा भाग 17, ठीक है। कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध भाग 16 में दिए गए हैं, ठीक है। और उसके आगे भी मैंने आगे सारी लिस्ट लगा दी है सब चीजों की, आप उससे पढ़ लीजिएगा। लेकिन ये कि इंपॉर्टेंट है, पढ़ना तो आपको सारे हैं। अब दोस्तों आपको पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बुक से, चाहे लूसेंट से पढ़ना हो, चाहे आप एम लक्ष्मीकांत से पढ़ना है, आपको सारे पढ़ने हैं 1 से क्या करें 20 तक, ठीक है, सारे पढ़ने। लेकिन ये क्वेश्चन आए हुए हैं, कई बार रिपीटेड है, इसलिए मैंने इसको थोड़ा इंपॉर्टेंट ज्यादा दी है, ठीक है। समझिएगा इस बात को। अब भारत संविधान के प्रमुख अनुच्छेद है ना, संविधान के मूल और रचना बेसिक स्ट्रक्चर में मूल रूप से संविधान 22 भाग 395 अनुच्छेद और आर्टिकल है और 8 अनुसूचियां हैं, ठीक है। वर्तमान स्थिति क्या है, क्रमांक की दृष्टि से आज भी 395 आर्टिकल ही हैं, तथापि गणना की दृष्टि देखा जाए तो वर्तमान में 468 प्लस आर्टिकल हो चुके हैं। दोस्तों याद रखिए, क्वेश्चन पूछते हैं, देखते हैं किस तरीके से वो पूछता है। अब देखिए कुछ प्रमुख अनुच्छेद मैंने दिए हुए हैं, उनके प्रावधान, उसको आप पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ने आपको सारे हैं दोस्तों, जो बुक में लूसेंट में और लक्ष्मीकांत में दिए गए आपको सारे रट के जाने। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट जो बार बार रिपीट होते हैं क्वेश्चन है ना, आने की उनकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है एग्जाम में, इसलिए उसको मैंने लिख दिया है यहाँ पे, ठीक है। ये देखते हैं क्या क्या है। प्रशासनिक अधिकरण, आर्टिकल 323A, विशेष वित्त विधायक टैक्स का रिलेटेड, यानी कि आर्टिकल 117, ठीक है। फिर अखिल भारतीय सेवा आर्टिकल 312, महाधिवक्ता आर्टिकल 165, सर्वोच्च न्यायालय आर्टिकल 124, विधायी शक्तियों का वितरण आर्टिकल 245, ठीक है। मंत्रिपरिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आर्टिकल 74, निर्वाचन आयोग आर्टिकल 324, निर्वाचन आयोग 324 देखिए 2 बार हो गया, सॉरी, लेकिन कर लीजिएगा, ठीक है, कोई बात नहीं। फिर संघ लोक सेवा यूपीएससी 315, वित्त आयोग 8 आर्टिकल 280, भारतीय नियंत्रक और महालेखक कैग आर्टिकल 148, अंतरराज्यीय परिषद आर्टिकल 263, ठीक है। इसलिए दोस्तों मैंने कुछ आर्टिकल्स हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं अभी यूपी विशेष और अदर में, ये मैंने लिख दिए हैं। बाकी लिए पढ़ने आपको सारे हैं, जो कि आपको बुक में लूसेंट में और लक्ष्मीकांत में दिए हैं, आप रट के जाएंगे, क्योंकि चेंज कुछ भी आ सकता है। ये मैंने वो है जो थोड़े से मतलब रेयर है लेकिन आते हैं, ठीक है ना। बाकी नॉर्मल तो आप जो पढ़ते हैं मूल अधिकार और क्या कहते हैं है ना, बाकी चीजें जो आप टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ रहे हैं उनको तो आप याद करके जाएंगे। राज्य देश है ना, उसके राज्यों की ये कैसे निर्माण हुआ, इस तरह के आर्टिकल आते रहते हैं, ठीक है। वो सारे तो आप रटते ही हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट जो बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। बाकी तो आप जो टॉपिक पढ़ते हैं उसको आर्टिकल आप रटते जाएंगे। अब आते हैं दोस्तों अनुसूचियां, यानी कि शेड्यूल, ठीक है। आइए देखते हैं इसमें क्या क्या है। संविधान के मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। अनुसूची की बात हुई शेड्यूल्स की, अब उसकी बात कर रहे हैं हम लोग, शेड्यूल पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो जो मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी और वर्तमान में 12 अनुसूचियां, ठीक है। जो 7वीं अनुसूची है उनमें सत्यों का विभाजन किया, इसमें 3 अनुसूचियां हैं। संघ सूची जिसमें पहले 97 विषय थे, वर्तमान में 100 है। फिर राज्य सूची जिसमें 66 विषय थे, वर्तमान में गणना के अनुसार 61 है। और संवर्धित सूची जिसमें 47 विषय थे, वर्तमान में 52 है। दोस्तों याद रखिएगा, पूछ सकता है, ठीक है, विषय जरूर पूछता है। 7वीं अनुसूची में शक्तियों को विभाजन किया गया है, मैंने पहले ही पढ़ाया था आपको, ठीक है। इसमें राज्य, संघ और समवर्ती सूची में अलग अलग सब्जेक्ट दिए गए हैं। महत्वपूर्ण विषय क्या है, देखिए समवर्ती सूची के विषय क्या क्या है, जो इंपॉर्टेंट, जो ज्यादा पूछे गए हैं तो काफी, लेकिन जो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत रिपीटेडली क्वेश्चन आते हैं। जानवरों के प्रति क्रूरता का रोकथाम, है ना, वन, आपराधिक मामले, जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन और शिक्षा, ठीक है। ये कौन कौन से हैं, समवर्ती सूची के। फिर क्या है, 42वें संशोधन द्वारा इसके द्वारा शिक्षा और वन को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में डाला गया था। किसको, शिक्षा को और वन को। देखिए इसमें है ना, कहा गया, ये देखिए समवर्ती सूची में वन है और शिक्षा है, दोनों को पहले ये राज्य के उसमें थे, फिर इनको 42वें संशोधन द्वारा शिक्षा और वन को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में डाल दिया गया। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ है, याद रखिएगा। फिर क्या है, राज्य सूची के विषय क्या, रेलवे, पुलिस, पंचायती राज और भूमि सुधार, ये कौन से हैं, राज्य के विषय हैं, ठीक है। याद रखिएगा, रेलवे पुलिस, हालांकि देखिए अब रेलवे पुलिस सेंटर की थी, लेकिन राज्य की सूची में आती है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, आदमी इसको गलत कर देता है, गलत कर सोच के, ठीक है, इसलिए याद करने वाली चीजें हैं। 11वीं अनुसूची में इसमें 29 विषय हैं और जो 12वीं अनुसूची है उसमें 18 विषय। अभी आगे मैं आपको दिखाऊंगा सूचियां कौन कौन सी है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आए हुए क्वेश्चन, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको स्पेशली मेंशन किया हुआ है अनुसूचियों में, ठीक है। इसको याद करिएगा और सारी अनुसूचियां
आप याद करके जाएंगे दोस्तों, नहीं याद करेंगे गड़बड़ हो जाएगी। इसके थ्रू नहीं, ये सिर्फ नोट्स है, किसके, सिर्फ और सिर्फ घटना घटना चक्र के नोट्स है, ये बुक के नहीं है। मैं आपको बुक नहीं पढ़ा रहा हूँ, बुक में आप सारा पढ़ेंगे, उसके बाद इस शॉर्ट नोट्स को कंप्लीट करेंगे, जिससे आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। मैं बार बार इसको रिमाइंड करा देता हूँ आपको। ये देखिए कुछ क्या कहते हैं, ये स्रोत है, भारत संविधान के स्रोत कहाँ से, कुछ मैंने बताया था इंपॉर्टेंट, और बाकी ये इसमें दिए गए। भारतीय 1935 से देखिए क्या किया गया है, संघात्मक व्यवस्था, न्यायपालिका शक्ति, राजनीतिक आधारभूत संरचना, लोक आयोग, जर्मनी के आपातकालीन उपबंध, पूर्व सोवियत संघ का संविधान से मूल कर्तव्य यानी कि रसिया से, अमेरिका से मौलिक अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय, न्यायालय पूर्वावलोकन, न्यायालय स्वतंत्रता, संविधान की सच्चता, राष्ट्रपति पे महाभियोग, राष्ट्रपति के पद एवं राज्यसभा, राष्ट्रपति संघीय कार्यपालिका है ना, और राष्ट्रपति संघ के रक्षा बलों का सर्वोत्तम समावेश समादेश, जापान के संविधान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, कनाडा की सरकार की संघीय व्यवस्था कहां से लिखी थी, कनाडा की, इंपॉर्टेंट कई बार पूछा गया है। केंद्र के आसपास विशिष्ट शक्तियां, ठीक है, संघ और राज्य के बीच भी शक्तियों का वितरण, ये भी कनाडा से लेकर ऑस्ट्रेलिया से किया गया। 7वीं अनुसूची है ना, और समवर्ती सूची, देखिए 7वीं अनुसूची दोनों ऑस्ट्रेलिया से ली गई दोस्तों, कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, याद रखिएगा। प्रस्तावना की भाषा, प्रस्तावना नहीं, क्या प्रस्तावना की भाषा, प्रस्तावना ली गई थी यूएस से, ये प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया की है। केंद्र राज्य संबंध, आयरलैंड से राजनीति, राष्ट्रपति निर्वाचन मंडल, ठीक है, और निर्वाचन की पद्धति, राष्ट्रपति और राज्यसभा की समाज सेवा, साहित्य कला एवं मिशन विज्ञान के क्षेत्रों में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों की मनोनयन यानी कि मनोनीत करना कहां से लिया गया है, आयरलैंड से। ब्रिटिश से क्या क्या लिया, संसद प्रणाली, एकल नागरिकता, विधि का शासन, विधि निर्माण प्रक्रिया, संसदीय विशेषाधिकार, चुनाव में सर्वाधिक मत के अधिकार पे जीत की प्रक्रिया, और शीतोष्णी व्यवस्था। और दक्षिण अफ्रीका का संविधान से लेकर संविधान संशोधन की प्रक्रिया किससे लिया गया है, दक्षिण अफ्रीका से, आर्टिकल 368। तो दोस्तों ये क्या थे, स्रोत थे, मैंने लगा दिया है आपको, लेकिन बुक से आप जरूर दोस्तों पढ़ के जाएंगे, बिना पढ़े आपके सारा कोर्स कंप्लीट नहीं होगा। ये सिर्फ घटना चक्र के नोट से, ध्यान रखिएगा आपके समय को बचाने के लिए। और ये देखिए भारतीय संविधान के भाग कितने हैं, ये देखिए पढ़िएगा ना, संघ उसके राज्य क्षेत्र 1 से 4 अनुच्छेद, नागरिकता, ठीक है, भाग 3 में मौलिक अधिकार, 4 में निर्देशित तत्व, भाग 5 4 कानून करते हुए, 5 में संघ, 6 में राज, 8 में नंग, 7वां हटा दिया गया था, आपको आपने पढ़ा होगा तो। संघराज क्षेत्र है, 14 में संघ और राज्य संघवाएं, 15 में निर्वाचन आयोग, प्रमुख जो है मैंने वो दे दिए हैं, बाकी आपको पढ़ना बुक से सारे ही हैं। 17 राजभाषा, 18 आपातकाल, 20वां संविधान संशोधन, ठीक है, ये सारे जो लाइन से आए हुए क्वेश्चन है, इसलिए मैंने सारे इंपॉर्टेंट इसके लगा दिए हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये मेरे तरफ से ये आज का दोस्तों नोट्स है सारे, लेकिन दोस्तों इसमें जितने टॉपिक है इसको आप बुक से कवर करेंगे और सारी चीजों को करेंगे, ठीक है, जिसमें कि आप मेन क्या है, अनुच्छेद जितने इंपॉर्टेंट तो मैंने वो बता दिए, लेकिन बुक से आप अधिकतर पढ़ के जाएंगे, जो टॉपिक पढ़ उसके आप याद रखेंगे। इसमें राष्ट्रपति, ठीक है, मूल अधिकार, ठीक है, निर्देशक तत्व, है ना, ये सब सारी चीजों को आप अच्छे से याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत रिपीटली पूछता है। अनुसूचियां सारे पढ़ के जाएंगे, इंपॉर्टेंट मैंने बता दिए हैं, प्रमुख भाग है, समितियां, उन सबको डिटेल में आप पढ़ेंगे, बाकी जितने नोट्स की बात थी वो मैंने आपको यहाँ पे कंप्लीट करा दिया है, ठीक है दोस्तों। तो आज के लेक्चर में दोस्तों हम लोगों ने चैप्टर 2 से लेके 7 तक के सारे टॉपिक्स को कंप्लीट किया, इसमें संविधान सभा निर्माण, समितियां, स्रोत, प्रमुख भाग, अनुच्छेद, अनुसूचियों को कंप्लीट कर लिया है। इस तरीके से दोस्तों हम पॉलिटी का अपना ये पार्ट कंप्लीट करते चल रहे हैं, मुझे उम्मीद है अगले 7 से 8 लेक्चर में सारी पॉलिटी को मैं आपको कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है दोस्तों। ये आज का लेक्चर था, हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको हमारा पढ़ाई हुआ अच्छा लगता हो, अगर इन्फॉर्मेशन आपके लिए फायदेमंद हो, तो मेरे दोस्तों जरूर लाइक करिए वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।